हे एनडीए एस्पायरिंग जनता, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू वेदांतु's मैथ चैनल। आई होप दैट सभी लोग ठीक हैं और स्पेशली जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करने वाली जनता है वो तो एग्जाम ऑन टोज होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन बस राउंड द कॉर्नर है, राइट? 10 तारीख को आई थिंक एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा हाँ वेदांतु मैथ पे हम लोग बहुत सारी सीरीजेस चला रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, तो व्हाई नॉट हेल्प आवर स्टूडेंट्स फॉर एनडीए एज वेल। अब एनडीए की खास बात ये है, मैं खुद भी एनडीए का एग्जामिनेशन दे चुका हूँ। मैंने 2004 में 2005 में एग्जामिनेशन दिया था, फॉर्चुनेटली क्लियर भी किया था, पर मुझे आज भी याद है। आई होप दैट आज भी पैटर्न वही है, जहाँ पे साइंस, ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फॉर्म में बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, जनरल नॉलेज का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है ना? तो उस चीज़ पे खास तौर पे तुम ध्यान दे रहे होंगे, और इसीलिए तुम्हें एक ब्रीदर के फॉर्म में और एक सपोर्ट के फॉर्म में आज हम लोग बैक टू बैक तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग आर एक्चुअली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए, एंड दिस इज द सेशन फॉर साइंस। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें होने वाली हैं। मेरे बाद में अनुभा मैडम के साथ में तुम लोग जुड़े होंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ में, एंड आफ्टर दैट योर वेरी ओन वेरी फेवरेट अमृत सर विल बी देयर टू रैप इट अप फॉर बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी योर सूरी सर। आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड आई हैव बिन टू द एसएसबी इंटरव्यूज इन इलाहाबाद एज वेल एज इन भोपाल। इलाहाबाद में डे 5 गॉट आउट, मीन्स लास्ट स्टेज पे मैं बाहर हो गया। मे बी अदरवाइज आई वुड हैव बीन एन आर्मी पर्सन और मे बी एनी अदर डिफेंस पर्सन। उसके अलावा जब सेकेंड टाइम मेरा कॉल आया था तब मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड दैट वाज द एसएसबी इंटरव्यू इन भोपाल, जहाँ पे मैं डे 1 पे आउट हो गया क्योंकि मेंटली बिल्कुल अलाइन नहीं था उस समय। आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एसएसबी बैंगलोर ऑल्सो, बट माई बैड लक बोल लो या गुड लक बोल लो, एनडीए के वजह से जो एग्ज़ाम क्रैक होके एसएसबी इंटरव्यू आया था मुझे, वो डेट्स थी 3 days नियर बाय टू जेई एग्जामिनेशन। आई थिंक जेई के एग्ज़ाम के पहले थी वो डेट्स, इसीलिए मैं फिर ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम राजस्थान कोटा, तो बैंगलोर जाके आना, तभी फ्लाइट्स वर समथिंग विच वॉज नॉट वेरी अफोर्डेबल एंड नॉट सो ईजिली अवेलेबल ऑल्सो, तो इसीलिए आइडिया वॉज ड्रॉप्ड, जेई वॉज प्रिपेयर्ड एंड क्रैक्ड। बट आई थिंक तुम में से जो लोग एकदम डिटर्मिन्ड हैं उन सभी लोगों को एनडीए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ऑल द बेस्ट, और क्रैक भी कर लोगे तुम, और जब तुम ये करोगे तो मोगैम्बो खुश होगा। ओके, तो अगर चैनल पे नए हो और मे बी फ्यूचर के एनडीए एस्पिरेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, सो दैट व्हेनेवर वी डू एनीथिंग रिलेटेड टू ऑल दीज एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है जनता, सब लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें। पहले मैं, उसके बाद में अनुभा मैडम, उसके बाद में अमृत सर, who will be there to help you guys out with the previous year questions of NDA। एक खास बात, अगर तुम साथ में जेई और बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि एनडीए के एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न बहुत ही नीचे वाले लेवल के हैं, मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट या यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि हर बच्चा जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, एनआईटीज के लिए तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा है, सिर्फ वही एनडीए नहीं लिख रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी देने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग भी एग्जाम देंगे और उनको भी इक्वल मौका मिलना चाहिए। इसीलिए बहुत टोन डाउन है फिजिक्स, तुम्हें बहुत ईजी लगने वाला है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस के साथ में, और तुम खुद चिल्ला चिल्ला के चैट बॉक्स पे आंसर्स दे सकते हो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लिखा है कि बायोन्सी जो है, बायोन्सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो हमें पता लगी थी, इज A or N is an upward pressure, is a downward pressure, is a downward force or is an upward force। तो हमें मालूम है कि लिक्विड्स की एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट उनमें जाता है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, और पुश करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, और इसीलिए बायन्सी जो है मेरे दोस्तों और मित्रों एक अपवर्ड फोर्स है ना, जो कि इक्वल होता है, जिसका वैल्यू इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड। तो अगर मान लो एक पूरी बकेट को फुल करके उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसमें से जो पानी बाहर आता है उस पानी का सिर्फ वजन ले लो, उसके वजन के बराबर फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है बाय लिक्विड। सेकेंड वन, वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? Weight is a constant of proportionality, mass is a constant of proportionality, mass is not a constant of proportionality, weight is a universal constant, weight is definitely not a universal constant, and weight is also not a proportionality constant क्योंकि वो force है। Mass on the other hand is a constant of proportionality। हमें मालूम है जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनली बढ़ता है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगाने पर
एक्सेलरेशन सेम जनरेट नहीं होता, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मास वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो ये बताता है कि ओवरऑल कितना एक्सेलरेशन आने वाला है। तो इसीलिए मास इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, F इज प्रोपोर्शनल टू A, F इक्वल टू ma में m कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सेकेंड वन, फंडामेंटल लॉज ऑफ, रादर थर्ड वन, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों भाई नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों होगा? चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एब्सोल्युटली नो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, यस। जितने भी लॉज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से दैट द लॉज आर प्रॉपर्ली एप्लीकेबल। Next one, work is said to be done when 1 joule of a force, work is said to be 1 joule when a force of 1 Newton creates 1 meter का displacement, 2 Newton creates 1/2 meters का displacement, 3 Newton force creates 1/3 of a meter का displacement and 4 Newton force creates 1/4 of a meter यानी कि 25 सेंटीमीटर का displacement। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके देख लो, तो ये है 1/4 ऑफ अ मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, दैट गिव्स यू 1 जूल का वर्क एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट। तुम चाहते हो मैं लिख के बताऊं तो लिख के भी बता देता हूं। हमें मालूम है कि वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स अगर 4 न्यूटन है एंड 25/100 मीटर है तो ये वैल्यू 1 जूल आती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे भी जो हम लोगों ने आंसर देखा था इसमें F प्रोपोर्शनल टू A कर दिया जाए एंड F इज इक्वल टू ma लिखा जा सकता है। ठीक है जनता, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज डन। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार along a circular path will experience a change in speed due to change in its direction of motion। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट होनी चाहिए। Change in velocity due to change in its direction of motion, absolutely right। Change in momentum due to no change in direction, by direction तो हमेशा चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में। Constant momentum due to change in its direction of motion, momentum constant नहीं है बच्चों, क्योंकि momentum जो है वो m into v यानी कि velocity पे डिपेंड कर रहा है और velocity चेंज हो रही है because of the change in direction, absolutely right है second option। Third one, 3 equal resistors are connected in parallel configuration and in a closed electrical circuit, then the total resistance of the circuit will be how much। तो भाई ऐसा सोचो कि हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं बच्चों, R, R एंड R। ये तो लेटेस्ट मूवी हो गई RRR, है ना। तो 1/R पैरेलल इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R विच इज 3/R। तो R पैरेलल की वैल्यू हो जाती है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सीरीज होता तो 3 टाइम्स हो जाता। नेक्स्ट वन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ दीज। हमें मालूम है कि इससे पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए जा चुके थे, लेकिन न्यूक्लियस नाम की चीज़ के बारे में पता चला जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बहुत फेमस है ये चीज़। उसके अलावा नेक्स्ट वन सेज द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट इज। अमीटर और गैल्वेनोमीटर तो मेजर करते हैं, मोटर लाइट को यूज करके कुछ मैकेनिकल काम करती है, तो इट इज जनरेटर विच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया इज द डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज इज, दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी इमेज क्लियरली नहीं बन पाती, तो जब हम चश्मा लगाते हैं तो वो सही से बन पाती है। तो रेटिना के पहले इमेज फॉर्म हो जाती है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो कुछ ऐसा होता है मायोपिया। अगर दूर से आने वाली लाइट रेज हैं तो वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, तो हम लोग एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं टू फर्दर सेंड देम बैक। सो मायोपिया इज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना, ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट, इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ कोलाइडल सोल्यूशन, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी के ऑप्शन देख सकते हो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज प्राइमरीली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्विंकलिंग जो होती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन,
द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर इज हाउ मच, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, तो पावर होती है 1/f, लेकिन f को पुट करना पड़ता है मीटर्स में, सो 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स पे पुट करोगे तो 100/25 और पावर की वैल्यू आ जाती है 4 डायोप्टर्स प्लस 4 डायोप्टर्स। ठीक है जनता। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन, ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूजन से भी जनरेट होती है, पर एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अर्थ पे अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, तो आंसर डेफिनेटली सी और डी नहीं है। और न्यूक्लियर फिशन जो है इट इज़ द रीज़न एंड इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड और इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। याद रखें इस चीज़ को, थोड़ा सा ट्रिवियल क्वेश्चन है, याद रखा जाए। इट वाज प्रपोज्ड बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट वन, रिवर्बरेशन इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद, बहुत बार बोलते हैं ना एको आ रहा है, रिवर्बरेशंस आ रहे हैं, तो रिवर्बरेशन इज बेसिकली द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, बहुत बार लाइट जब और साउंड जब रिफ्लेक्ट होकर आती है, सुनाई देती है, तो उसे हम रिवर्बरेशंस कहते हैं, रिवर्ब भी बोलते हैं सिर्फ शॉर्ट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स? साउंड वेव, you know that are mechanical waves, they require a material medium, so they cannot travel in vacuum। तो अगर ये बोल रहा है can travel in vacuum, false, can travel in vacuum पहले ही false, cannot travel in vacuum, but they are not transverse wave, they are longitudinal wave which travel in the form of compressions and rarefactions, that's why B option is correct। next one मित्रों, a tennis ball is thrown vertically upward which is going to attain a maximum distance of 20 मीटर हाइट, तो पता लगाओ कितनी स्पीड से फेंका गया था। तो हमें मालूम है कि अगर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच से जाएँ तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जो है वो 0 हो जाने वाली है। तो इफ़ दैट इज़ द केस विच इज़ गोइंग टू हैपन, ओके, इनफैक्ट एक और काम करता हूँ, अरे व्हाट जस्ट हैपेंड, इसे भी हम लोग स्मॉल h ही लिखते हैं पहले, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, तो u स्क्वायर का वैल्यू 2gh एंड u विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20 मीटर्स इन अंडर रूट, दैट्स रूट ऑफ 400, और u का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे ऊपर तो 20 मीटर तक वो ऑब्जेक्ट जाएगा और मैक्सिमम हाइट जाके उतनी अटेन करके रुक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम्स और यू कैन से 2 kgs हैज अ 100 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो पता लगाओ कितनी स्पीड है उसके पास में, तो हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू 100 जूल्स है, मास इज 2 kg, तो v स्क्वायर का वैल्यू ही 100 है, 2 और 2 कैंसिल हो गए, v का वैल्यू आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ऐसा सवाल अगर इंडिया में आएगा तो कौन गलत करेगा, बताओ मुझे। हाँ, नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ रेशो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ, तो भाई थ्रस्ट जो है वो फोर्स है, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम की तरह है, ऐसा सोच सकते हो, है ना। तो अगर नहीं सोचना है तो इम्पल्स लिख दो भाई। तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2 और मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-1, तो यहाँ से t-1 मिलता है एंड दैट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दैट्स आवर आंसर। रिमेंबर, थ्रस्ट इज अ फोर्स। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शो द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तुम देख सकते हो यहाँ पे एंगुलर शेप से अगर लाइट स्ट्रेट जा रही है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे एक स्ट्रेट फेस से भी अगर लाइट बिना डिविएट होके चली जाए वो भी हो नहीं सकता है। सो द ओनली वे इन विच लाइट कैन कम एंड ऑल्सो डिविएट, यहाँ पे आई लाइट और थोड़ा सा डिविएट होके यहाँ चली गई, और जब यहाँ पे पहुँची तो वापस से डिविएट हो गई, एंड दैट इज व्हाट हैज़ बीन शोन इन ऑप्शन ए, right? So that's why option A is correct. Next one, an object of the image of an object formed by a plane mirror, हमेशा याद रखें कि प्लेन मिरर की इमेज हमेशा दूसरे साइड पे बनने वाली है, तो वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होती है, और प्लेन मिरर जिसे हम डेली यूज़ करते हैं तो हम हमारे साइज़ के बराबर की इमेज देखते हैं, हमेशा हमसे बड़ा या हमसे छोटा साइज़ का इमेज नहीं देखते। इसीलिए इमेजेस वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इस बात को याद रख लो।
Okay, and this one says which one of the following is not a conservative force. हम सबको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो ट्रिवियल है फिर से. This one, and I think this is the last one. A negative work is done when an applied force F and the corresponding displacement S are anti-parallel to each other. अगर ये displacement है और ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन का वैल्यू होगा F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, विच इज F इंटू एस इंटू -1 और माइनस ऑफ एफ एस. So that's why the correct answer is when they are anti-parallel to each other. Wow, such a short, crisp but very effective way of answering questions in NDA. और NDA में एक्चुअली इतना ही टाइम भी मिलता है, तो उस टाइम के करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस जस्टिफाइड भी है बच्चों. तो अभी यहाँ पे हमारा फिजिक्स का जो PYQs है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी कहीं जाना मत, क्योंकि मेरे तुरंत बाद अब आने वाली हैं अनुभा मैडम. शी इज़ गोइंग टू डू द PYQs ऑफ केमिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है तो डेफिनेटली मोगैम्बो वांट्स यू पीपल टू लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे साथ सेम डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि जब कभी भी हम NDA रिलेटेड चीज़ें कर रहे होंगे चैनल पे तो तुम्हें नोटिफिकेशन चला जाए. ओके जनता, सो दिस इज मोगैम्बो साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट फॉर योर NDA एग्जामिनेशन. टेल मी हाउ डिड यू डू आफ्टर यू आर डन विद योर एग्जामिनेशन. इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता देना. मोगैम्बो विल गेट टू नो. सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस. हेलो माय लवली बच्चा लोग, हेलो माय लवली एटम्स, कैसे हो सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया हो, अच्छी हेल्थ में हो. और कैसा लग रहा है आपकी अनुभा मैम को इस चैनल पे देख के? फाइनली आपकी AG मैम, आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर ने सेशंस लेने शुरू कर दिए हैं, और सोचा इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैक टू बैक आ रहे हैं. JEE आ रहा है, नीट आ रहा है, NDA आ रहा है, उसके बाद CBSE वालों तुम्हारा एग्जाम भी आ रहा है. उसके साथ साथ जो 10th से 11th में आने वाले वो बोल रहे हैं कि मैम हमारे सेशंस कब शुरू होंगे. 11th से जो 12th में आ गए हैं वो बोल रहे हैं हमारे सेशन कब शुरू होंगे, केमिस्ट्री कब शुरू होगा. तो आई एम श्योर आपको पता है हर्ष महेश्वरी सर ने आप लोगों के सेशंस लेने शुरू कर दिए हैं, और मैं हूँ आपकी अनुभा गौर मैम, और मैं भी आपको बहुत सारा पोर्शन कवर कराने वाली हूँ. 11th क्लास में लूँगी, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए उनकी तैयारी में भी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी. ठीक है, तो क्योंकि आज है 8th और 10th को होने वाला है NDA का एग्जाम, तो NDA के एग्जाम की तैयारी करानी तो बनती है ना. इज मोर ऑफ लाइक अ स्प्रिंट सेशन, इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिविजन सेशन, और एक छोटा सा मैराथन टाइप का वीडियो जिसमें आप पुराने जितने भी पेपर हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको एक जगह, और मेक श्योर कर सको कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है. राइट, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सूरी सर की वीडियो देखी, उन्होंने फिजिक्स के पोर्शन को टेक केयर कर लिया अच्छे से. अब मैं केमिस्ट्री की पोर्शन को टेक केयर कर लूँगी, और मेरे बाद बायोलॉजी के लिए अमृत सर आएंगे, और हम तीनों ने पूरी तैयारी के साथ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी और सुपर डुपर ऑसम बना दी है. तो शुरू करें ये सेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे आज अनुभा मैम के साथ, बिना कोई वेट किए शुरू करेंगे अभी के अभी. ठीक है, और करने का क्या है, अनुभा मैम का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, उनको लगे कि दिस इज़ समथिंग दैट यू वांटेड, और ढेर सारा प्यार देना है. तो वीडियो को लाइक करना है. ठीक है, देखते हैं कितने ज़्यादा लाइक आते हैं, कितने ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो और इस वीडियो को हिट बनाते हो अनुभा मैम के मोटिवेशन के लिए. और डेफिनेटली जितने भी आपके दोस्त NDA का एग्ज़ाम देने वाले उनको तो भेजना ही है, ताकि उनकी तैयारी और अच्छे से हो सके, उनको एग्ज़ाम का एक्सपोजर और अच्छे से मिल सके, प्रैक्टिस कर सके. और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है करना, बनता है ना, बिल्कुल बनता है, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो. ठीक है, सारे आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम का छुटकारा आपको मिलेगा इस चैनल पे, जो हमारा VMAT चैनल है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, और मैं आपको सारे सॉल्यूशंस भी बताती जाऊंगी. बट सेशन तब तक अच्छे से पूरा नहीं होगा जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना. और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अपना एक नोटबुक पेन साथ लेके बैठ जाओ, या तो फिर वर्बली भी जो समझ में आए साथ साथ आंसर देते रहो, चैट में भी, खुद के दिमाग में भी. अच्छा ये आंसर होगा, जहाँ लगे गलती कर रहे हो नोट डाउन कर लो, अपनी बुक खोलो और उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, है ना.
तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो पहले क्वेश्चन के साथ पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे और जोश के साथ 1K का टारगेट रखते हैं। 1K लाइक आपको इस वीडियो के अंत तक पूरे करने हैं। देखते हैं, मुझे तो लगता है आसानी से कर पाओगे, या मैम ज़्यादा ही मतलब भावुक हो गई, ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। इसी भरोसे के साथ पहले क्वेश्चन का आंसर दो। द pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रॉक्सीमेटली। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? आप 10th क्लास तो करके आई हो और 10th क्लास में आपने ये देखा भी है ना? 10th क्लास का ही क्वेश्चन है तो मुश्किल भी नहीं है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है विच इज मोर ऑफ लाइक, किस तरीके का बेस है? माइल्ड बेस में उसको बोल सकती हूँ, ठीक है। बहुत वीक भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एक माइल्ड बेस है। और आपको पता है pH जब 7 से ज़्यादा हो तो वो बेस होता है। अगर 13-14 वैल्यू है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10-11 के आसपास है वो माइल्ड है, जिसकी वैल्यू 7 से थोड़ी ज़्यादा 9 तक है, 9.5 तक, वो वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किस वैल्यू पे ये आंसर आना चाहिए, अब समझ में आया। तो लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। लॉजिक नहीं लगाओगे एग्जाम में गड़बड़ी करने के चांसेस ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ आप गड़बड़ी ना करके आए। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से एक्सेल करें और अच्छे से अपनी तैयारी को एकदम सुपर डुपर ऑसम बना ले, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी मिलेगा बाय द वे। चलो आंसर देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आंसर आ गया ये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे और मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, आंसर तो आपको मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, जब देखो लगे कि हाँ रिवाइज करना तभी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। बालकों, आप बोलोगे मैम आप बालकों बोलते हुए अच्छे नहीं लगती। अब हमें स्क्रीन में मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, मतलब मजाक नहीं उड़ाने का, ठीक है। अब मैम छोटू है तो है, बट मैटर क्या करता है, दिल साफ होना चाहिए, जज्बात अच्छे होने चाहिए, आप लोगों के भला करने का मोटिव मेरा होना चाहिए, वो मोटिव तो है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ, पहले ये बताओ कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? 9th क्लास में ये पढ़ के आए हो तो ये तो ऐसे पता होना चाहिए, चाहे आपने रिवाइज किया हो कि नहीं किया हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हलवा की तरह आपको परोस दिया जाता है कि भैया हमने बहुत सिंपल कर दिया आपकी लाइफ, अगर आप ये गलत करके आ रहे हो ना तो करारा जवाब मिलेगा, मतलब पेपर वालों की तरफ से कि मतलब गलत बात ये तो वैसा वाला क्वेश्चन है, गलत बात वाला क्वेश्चन, अगर इसको गलत किया तुमने तो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। प्रोटॉन की वजह से मास होता है एटम के अंदर और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, जो मैच कर रहा है मेरे बी ऑप्शन की वजह से। ऑलमोस्ट हम रिलेटिव मास की बात करें 1 यूनिट बोल देते हैं, इसके भी रिलेटिव मास की बात करें 1 यूनिट बोल देते हैं, टन टना, काम खत्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर दोनों पड़े होते हैं और इनकी वजह से ही हमारा क्या आता है, मास आता है। सही है आंसर? आपका भी बी आया, नंबर पक्के है ना। तो आपको पता है हर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 13 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, तो अभी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा मौका है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू। एनडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। एग्जाम थोड़ा डिले हुआ था ना तब, तो एक क्वेश्चन आया था, ज़रा सॉल्व करते हैं। द ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ माइसेल या मिसल, जैसे भी बोलना चाहो, अबाउट द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू। इस बात पे ध्यान देना है, गलती नहीं करनी, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। ऑयल एंड डर्ट गेट कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द माइसेल, बिल्कुल सही। ऐसे होता है ना, माइसेल क्या होता है, सोप का वो जो एग्रीगेशन होता है, कि सोप में एक होता है हेड जो पोलर होता है जिस पे चार्ज होता है, टेल जो एक कार्बन की लॉन्ग चेन होती है जो नॉन पोलर होती है। ये डर्ट होती है, डर्ट के आसपास नॉन पोलर पार्ट जुड़ जाता है, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, क्योंकि ये डर्ट का नेचर भी नॉन पोलर है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, आयोन्स नहीं होते। तो वो वाले पार्ट के साथ मेरे को सोप का कौन सा पार्ट जोड़ना है, वो जो भी नॉन पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक, और हेड रह जाता है बाहर जो पानी की तरफ है, क्योंकि पानी पोलर है, पानी में चार्ज पार्टिकल आते हैं, और जो इसका जो हेड है दैट इज COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये पोलर है पानी की तरफ। तो डर्ट को कौन कैप्चर कर लेते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, अंदर पूरा का पूरा नॉन पोलर लेकिन बाहर से पूरा पोलर है, और जब ऐसे उसको हिलाते हो, शेक करते हो, एग्रीगेशन करते हो, वो सारे सोप पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ माइसेल कैरिंग द डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल, वो आ जाते हैं पानी में, और काम हो गया खत्म। यही बताना था, सही है।
सोप माइसल स्कैटर लाइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोप का जो सोल्यूशन है वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, और कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो करता है लाइट को स्कैटर, क्योंकि टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है, जब आप सोप सोल्यूशन में से लाइट पास करोगे तो इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, लाइट जैसे पड़ती है उस पर सफिशिएंट इनफ टू स्कैटर द लाइट, स्कैटर हो जाती है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, सीधा आंसर बताओ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली बार सेम क्वेश्चन थोड़ी ना मिलेगा आपको कि हाँ हमें आप लोगों से बहुत सिंपैथी और प्यार है, पुराने 10-15 सालों के पेपर के क्वेश्चन ऐसे ही दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं बट कई बार लैंग्वेज बदल जाती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है, वही मैं बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ, रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको। बात आई कुछ समझ में, बैठ गया यहाँ पे, मतलब क्या है मेरी भावनाएं बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। सोप्स आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ गलत हो गया, आप चाहे आगे मत बढ़ो, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया सोप पार्टिकल क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमोनियम सॉल्ट हमारे डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, वो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट जो हमें नहीं बताना, तो गलत स्टेटमेंट ही है। मुझे अच्छे से बताया, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने भी दिए हैं, कई बार हम नॉट वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो क्योंकि एग्ज़ाम में ना वो थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, इतने क्वेश्चन करने, इतना कम टाइम है। फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, और जहाँ पे लगता है गलती कर सकते हो ना उसको मार्क कर लो, ताकि वो दिमाग में रहे वाइल आंसरिंग, ठीक है। ये टेक्निक अपनानी है, मैंने आंसर को सेलेक्ट करके आपको बता दिया क्या आएगा, राइट, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, 3 में से 3 आया किसी को, 3 में से 3 का मतलब तीनों आंसर सही। अपडेट करते रहो और तैयारी करते रहो मेरे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ये तो मतलब हलवा भी नहीं है, इट्स लाइक अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे बोल रहा है मुझे घूर घूर के देखो, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा विद इन सेकेंड्स। कुछ क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाना है। पहले पेपर को स्किम करना है, और स्किम करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप सीधा बस धावा बोल दो हर एक क्वेश्चन पे, नहीं, स्किम करना है मतलब जो शुरू में पढ़ने का टाइम मिले आपको ये समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ऐसे बैठे हैं, मैं ऐसे ही मार्क कर दूंगा कि कर दूंगी, उनको पहले कर लो ताकि वो जल्दी हो जाएंगे, टाइम भी नहीं कंज्यूम करेंगे, ख़त्म। उसके बाद जो टाइम कंज्यूम करने के बाद जो बचा उस पर आप अटैक करो उन क्वेश्चन पे जिनको सॉल्व करना है, जिन पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये अच्छा तरीका है करने का, ठीक है। 7 वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, मैथ्स वाला, मैथ्स के टीचर हमारे HP सर, हर्षप्रियम सर बताई देंगे आपको, ठीक है। मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते कौन हैं, ये देखो, कॉपर, हीलियम, आयोडीन, बेरियम। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारी नोबल गैसेस है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बोल रही हूँ मैं, कॉपर को भी हम इन जनरल मोनोटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं और बेरियम को भी, बट एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि एक कभी भी मेटल का एटम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होता। कॉपर का जब आप देखोगे ना स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कॉपर 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 बहुत सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये भी मैं ओवरलैपिंग दिखा रही हूँ, मैम की ड्राइंग स्किल माशाअल्लाह है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। ये हटा दो इसको, ये एकदम ऐसे एडजेसेंट रखे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सेम विद बेरियम, मेटल है, ऐसे बेरियम के पीस रखे होते हैं, आई मीन बेरियम के एटम, इस तरीके से। आयोडीन तो वैसे भी I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि हेलोजन है, शेयर करते हैं बाकी दूसरे हेलोजन से इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो हीलियम इज द राइट आंसर। नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। मोनो एटॉमिक का मतलब अकेले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे अभी ये भी बोल रहे होंगे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर भी ली यहाँ वहाँ से। तो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि आपको सही टाइम पे वीडियो मिल रहा है रिवीजन के लिए। एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इस टाइम पे वीडियो। अब आप बोल रहे हो कि बहुत जगह पे मिल रहा है मैम, यहाँ से क्यों देखें, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि सपोज़ मेरे को राजमा चावल खाना है, मैं खुद भी बना सकती हूँ, मेरी मॉम भी बना सकती है, मेरी कज़न भी बना सकती है सपोज़, बट मुझे पता है मुझे सबसे अच्छे अपनी मम्मी के हाथ के लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम सब ने इंग्रेडिएंट सेम डाले, बट जिस तरीके से वो उस एक्सपीरियंस से बनाती हैं और जितना अच्छे से बनाती हैं वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही कंटेंट हो सकता है आपको 10 जगह मिल जाए,
व्हाट मैटर्स इज कि किस टीचर से आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, किस टीचर से पढ़ के आपको मज़ा आता है, आपको उस सब्जेक्ट को और पढ़ने का मन करता है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ते हुए एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे कि हाँ यार मुश्किल भी नहीं है, और इस टीचर ने थोड़ा और उसको फन बना दिया, आसान बना दिया। ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो यही मैं कोशिश कर रही हूँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ जितना हो सके। तो बताना कर पा रही हूँ कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनडीए 2021 का क्वेश्चन है ये। पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं हमने, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, वो बताना है। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लाई ऐश, फुलरीन। साफ साफ है, 10th क्लास में पढ़ा था। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है। फ्लाई ऐश पता नहीं, सुना ही नहीं। फ्लाई ऐश कोल के कंबशन में कई बार वो जो डस्ट निकलता है ना, वो फ्लाई ऐश होता है, उससे उसको एक सीमेंट का सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एक एलोट्रॉप तो नहीं है। एलोट्रॉप इज़ द फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसमें सिर्फ कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, हमें पता है क्लियरली। तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, फ्लाई ऐश आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप अब तक जितने भी सवाल कराए आसानी से आप कर पा रहे हो। मुझे एक थम्स अप दे दो जल्दी से, थम्स अप टू टेल मी ऑल वेल ऑल फाइन, है ना। और फायर इमोजी के मैम मतलब वो जो आग है, वो एक्साइटमेंट है, वो अभी भी हम में बाकी है, जिंदा है, और हम अच्छे से करेंगे। आप टेंशन मत लो इतनी ज़्यादा। ओके। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड? परमानेंट हार्डनेस, देखो हार्डनेस क्या होते है, कई बोलते हैं ना भैया पानी है ना, खारा पानी है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, जहाँ मैं पहले हरियाणा में रहती थी, तो मम्मी कई बार क्या होती, पानी की थोड़ी इशू थे, समस्या थे, तो हैंड पंप से ग्राउंड वाटर निकाल के लेके आती थी। और अगर गलती से उसको टेस्ट करोगे ना, बड़ा गंदा टेस्ट करता था। उस दिन समझ में आया, आइला पानी का भी टेस्ट होता है। हाँ, पानी का भी टेस्ट होता है। अजीब सा खारा सा पानी था, ठीक है, सॉल्टी सा पानी था। तो वो होता क्यों है, ग्राउंड से जब पानी निकालते हैं मेनली बहुत सारे मिनरल होते हैं अर्थ में, वो उसके साथ साथ आने लगते हैं। ठीक है, हार्डनेस कौन क्रिएट करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो भी कंपाउंड्स है, जो भी आयॉन्स है, वो हार्डनेस क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि उनमें आप कोई भी एक्शन करना चाहो, मान लो आपको बर्तन धोने हैं, आपको कपड़े धोने हैं, तो वो सोप उस पे ऊपर काम ही नहीं करता, वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है ना। वो पानी हार्ड है बिकॉज ऑफ दोज आयॉन्स, कैल्शियम मैग्नीशियम आयॉन्स, जिसको मुझे हटाना है। 2 टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी को निकालना बहुत आसान है, उस पानी को बॉईल कर दो, वो वाले जो आयॉन्स है ना, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, कुछ ऐसे हैं जो पानी में थोड़े सोल्यूबल है, बॉईल करोगे तो वो क्वांटिटी कम होगी, तो वो नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। कभी देखा है, कई बार आप वो नलके के पानी को गर्म करते हो और नीचे से वो बर्तन वाइट वाइट हो जाता है ना, उसका जो यूटेंसिल का जो बॉटम है ना, क्यों होता है? वही वो आपके टेम्परेरी हार्डनेस वाले जो कंपाउंड्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए, क्योंकि आपने पानी की क्वांटिटी कम कर दी, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, वो नीचे सेटल हो गए। ठीक है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो आई थिंक एक आइडिया तो लग गया, दैट कैन नॉट बी रिमूव बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन सा? परमानेंट हार्डनेस। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग से परमानेंट हार्डनेस को आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। बॉइलिंग से सिर्फ आप टेम्परेरी हार्डनेस को निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे मैम फिर टेम्परेरी हार्डनेस तो समझ आ गई, फिर परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सके, जिन कैल्शियम मैग्नीशियम के आयॉन्स, उनसे बने हुए कंपाउंड्स को आसानी से नहीं निकाला जा सके, वो परमानेंट है, आसानी से नहीं उसको निकालेंगे। तो उसके लिए हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं, और उस मेथड में ये सारे मेथड आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बॉइलिंग। जैसे कि मान लो मैं इस मेथड की बात करूँ, कैलगन्स मेथड। कैलगन ऐसे एक ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि अल्कोहल हम अल्कोहल नाम से बुलाते हैं, बट एक्चुअल में नाम तो इथेनॉल होता है ना। तो इसी तरीके से कैलगन एक ट्रेडमार्क है। कैलगन होता है क्या है, कैलगन होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो ये है सोडियम PO4 6, ठीक है, PO3। हाँ, तो ये है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, जब भी आप कैल्शियम मैग्नीशियम वाले उन सल्फेट के कंपाउंड के अंदर डालते हो, कैल्शियम सल्फेट है मान लो, इसकी वजह से भी परमानेंट हार्डनेस होती है। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड और जो सल्फेट है वो ज़्यादा हार्डनेस क्रिएट करते हैं। जैसे आप
ऐसे वाले पानी के अंदर इसको डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से सोडियम आयन रिप्लेस हो जाएंगे और वो कैल्शियम के कंपाउंड बनने लगेंगे। कैल्शियम जो है वो आके इससे अटैच होने लगेगा PO3 से। अब ऑब्वियसली आप बैलेंस कर सकते हो, दैट्स व्हाट नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उससे क्या हुआ, कैल्शियम आयन हट गए, अलग से कंपाउंड बन गया और वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। अब आप उस पानी को फिल्टर कर लो, ये वाले कैल्शियम के आयॉन्स या मैग्नीशियम के आयॉन्स फ्री हो गए। ठीक है, तो ये होता है। इसी तरीके से वॉशिंग सोडा के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉइलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट चलो आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ जाते हैं। याद रखोगे इस बात को कि बॉइलिंग से बेसिकली होता क्या है, बॉइलिंग से होता है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है NDA 2021 में आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 10th क्लास में पढ़ा था, जब भी आप मेटल को किसके साथ रिएक्ट करते हो, एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। करें रिएक्शन इफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट H2SO4, तो ऑब्वियसली होगा, यहाँ पे तो H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, बस काम खत्म, गैस निकली है। पूछा नहीं निकलेगी, वाटर टू POP, यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद है तो लिखो जरा चैट में। ये फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसमें आप पानी मिला रहे हो, हाफ को 3/2 दे दो, यानी कि 1.5 और हाफ मिलके 2 हो जाएंगे, और क्या बनता है, जिप्सम बनता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, वही मुझे बताना था। चाहो तो आगे भी मैं रिएक्शन समझा देती हूँ। जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, एक ऐसी मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकती है। जनरली मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, वही वाली मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, डुअल बिहेवियर शो करते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल कंपाउंड बनेगा, सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल विद एसिड और बेस रिएक्ट्स एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विद वाटर बहुत रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो बेसिकली होगा क्या, हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करेगी, KOH और हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली आपको इसको बैलेंस करना है, बैलेंस में भी नहीं कर रही, आप कर लो। ठीक है, बैलेंसिंग में मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो ये वाला भी सॉर्टेड है कि नहीं स्टूडेंट्स, येस और नो, जल्दी से बताओ। सॉर्टेड, चलो फिर आगे बढ़े। नोट डाउन भी कर सकते हो, सारी रिएक्शन करनी है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है NDA 2019। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करेंगे आसानी से। और उसके अलावा एक छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ पे, Anubha_AG_, दैट्स माई इंस्टा ID। यहाँ पे आपको AG मैम की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मीम्स, क्या चल रहा है इन जनरल, वेदांतु, सब कुछ पता चलेगा। यू ऑल कैन फॉलो मी ओवर देयर। ये मैम की एटम्स आर्मी है, तो एटम्स आर्मी आओ, फॉलो करो एंड गेट अपडेटेड। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, मतलब वो नॉन मेटल का मिनरल है जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। आयरन तो नाम से पता चल रहा है मेटल है, कॉपर नाम से पता चल रहा है, बॉक्साइट आपको पता है एल्यूमिनियम का ओर होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी मेटल का ओर है। बचा कौन सा, माइका। तो आप कई बार एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। एलिमिनेशन मेथड वर्क्स इन अ वंडर वाला वे। ठीक है, माइका में बेसिकली थोड़ा सा बॉक्साइट भी होता है, थोड़ा सा होता है सिलिकेट, थोड़ा आयरन का और हेमेटाइट वगैरह भी होता है। बट जहाँ मैं सिलिकॉन की बात करूँ, मेटलॉइड प्रॉपर्टी शो करता है बट नॉन मेटालिक थोड़ा बहुत बिहेवियर है ना, तो इस वजह से माइका जो है उसके अंदर नॉन मेटालिक मिनरल भी होते हैं। ठीक है, ये बोल सकती हूँ, उसके अंदर नॉन मेटालिक मिनरल भी होते हैं। सो माइका इज़ द राइट आंसर। माइका साउंड्स लाइक माइका,
समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? आप अभी कैसे समझोगे? वैसे मैं भी नहीं समझ सकती अभी तो, है ना? अरे चलो आगे बढ़ेंगे। Which one of the following compound is used in black and white photography? अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा 10th में, और तब बोलते हैं कि मैम सिल्वर के हेलाइट्स जो होते हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। अब दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों में दिया हुआ है AGCLB AGBRB। अब वो वाली बात हो गई, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बता देती हूँ, चिंता नहीं करने का। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट। तो जो सबसे कॉमनली यूज होता है ना वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। पेन गायब हो गई। हाँ, पेन कौन ले गई? चतुर ले गई? नहीं, पेन हमारा ग्लिच ले गई, जो कभी कभी सेशन में आ जाता है, क्योंकि एजी मैम टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग अलग चलते हैं। AGBR क्यों? सिल्वर फ्लोराइड तो भैया इतना स्टेबल भी नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, बट ये जो है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आप क्या करते हो, वो जो फोटोग्राफिक फिल्म ली जिस पे आपको वो नेगेटिव की वजह से वो डेवलप करनी है पिक्चर, उस पर वो सोल्यूशन डालते हो सिल्वर ब्रोमाइड का, और थोड़ा जेलेटिन भी डलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लाइट उसके ऊपर पड़वाई जाती है तो ये टूट जाता है, सिल्वर फ्री हो जाता है। जेलेटिन की हेल्प से वो उस ग्रेइश कलर की फिल्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वो पिक्चर आ जाती है सुंदर सी, ऐसे वाली नहीं आती जो भी है, ठीक है। वाह, ड्राइंग स्किल हो तो अनुभव मैम जैसे हो ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस सिल्वर क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट इसमें जो वो क्लोरीन गैस निकलती है थोड़ी हार्मफुल तो है ही है, और बहुत जल्दी उसका डिग्रेडेशन होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो उतना जल्दी वो डेवलप करने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, उतनी अच्छी डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाती, ठीक है, वो जो फ्रेम की जो हमें चाहिए। तो ये रीज़न है, ठीक है। हैंड राइटिंग में प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा और ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी मैं। ड्राइंग स्किल से आपको हंसने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए, क्या करें, मतलब कांट हेल्प इट। मम्मी ने बड़ा मार मार के मेरी राइटिंग ख़राब कर दी। आप बोलोगे हो मैम डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लेफ्ट हैंड से लिखती थी बचपन में, पेरेंट्स को थोड़ा सा या वहाँ से ना कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी, वो भी डर जाते थे, अच्छा नहीं होता उल्टे हाथ से लिखना, सरस्वती माँ चली जाती। आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग वाज, आई एम नॉट श्योर। तो जब भी मैं उल्टे हाथ से लिखती थी मम्मी को लगा कमज़ोर बच्ची होगी हमारी तो पढ़ने में, तो वो ऐसे हाथ पे ऐसे करती थी, ऐसा नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है। और मम्मी होमवर्क कराती थी 5th क्लास तक, तो होमवर्क कराती थी मतलब हेल्प करती थी। तो उसके बाद वो मार से बचने के लिए ऐसे लिखना शुरू किया, पर वो राइटिंग अच्छी कभी डेवलप हो ही नहीं पाई। तो सैड स्टोरी ऑफ एजी मैम। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। NDA 2017 का क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये वाली चीज़ें बार बार रिपीट होती है, और सैट इतना मुश्किल नहीं आता, तो आपके पास ये एडवांटेज है, ठीक है। कुछ टॉपिक ही हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ले ये तो मैम बहुत ही सिंपल है, लड्डू वाला सवाल है, क्योंकि ये तो पता है, ये है आंसर, है ना। कोई और आंसर तो नहीं आ रहा, मुझे बता दो। और ये भी बताओ अभी तक कितने आंसर गलत आए, सही तो पूछूं तो वो भी बता सकते हो, गलत बता दो तो ये भी, कि मैम ये मोटिवेशन है, इतने गलत आए हैं और हम इन टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा बहुत काम की चीज़ है, जो आप वो फ्लफ़ी ढोकला और वो जो डोसा वो सब जो खाते हो ना, उसमें ये डलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज होकर CO2 निकालता है। जब इसको हीट करते हैं वो खाने में वो भर जाती है, उसको सॉफ्ट फ्लफ़ी बना देती है। कार्बोनेटेड फूड खा रहे हो, बताओ। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा, ये NDA 2021 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? What is the number of water molecule present in the ferrous sulfate crystal? Again, ferrous sulfate crystalline फॉर्म में होता है, उसको एक और नाम से बुलाया जाता है। वेट कर रही हूँ, चैट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन होता है, कौन है वो, कहाँ से आया है वो। अर्थ क्रस्ट, बट कौन है वो? हिंट दूँ? कलर की वजह से, विट्रॉल कुछ तो, बस
ब्लू विट्रॉल ले नहीं, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल। विट्रॉल का मतलब होता है ग्लासी, ग्लास जैसी अपीयरेंस, और ग्रीन उसका कलर होता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आयरन सल्फेट, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 7, और वाटर की वजह से ही वो स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलती है मेरे आयरन सल्फेट को, क्योंकि एक्चुअल में तो वो वाइट डल पाउडर ही होता है। वाटर की वजह से उसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, दैट्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज 7। मैम बहुत टाइम से डी ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब तो डी भी आ गया, वाह वाह। मतलब ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि अगर कन्फ्यूजन हो ना और ये लगे कि क्या करना है, बी मार्क कर दो, बी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एग्जामिनर जब सेट करता है वो उसको होता है बीच में सेट कर दूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हाँ, जब आ नहीं रहा तो तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है ये, Which of the following methods can be used to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene? एक मिक्सचर है और दोनों वाइट है, देख के तो कभी नहीं अलग कर पाओगे। सॉल्ट और एंथ्रासीन मिक्स, एंथ्रासीन बड़ा भाई है नैफ्थलीन का, दोनों मिक्स करके पड़े हैं। कौन सा सॉल्ट कौन सा एंथ्रासीन, अब हमें क्या पता, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप ये नहीं बोल सकते। बोलो अरे आसान है, अलग करना है, मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना। क्या करना है, हीट करना है। इनमें से एक सब्सटेंस अगर एंथ्रासीन है वो सब्लिमेबल होता है, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो वो होते हैं सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रासीन क्योंकि सब्लिमेशन दिखाता है, इस मिक्सचर को हीट कर लो। एक अपना ट्राइपॉड स्टैंड लिया, क्या लिया ये, वायर गॉज। वायर गॉज पे हमने चाइना डिश रखी, इस मिक्सचर को रखा, इस मिक्सचर के रखने के ऊपर इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दी, ठीक है। इन्वर्टेड फनल रख के यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा दिया, यहाँ से आप उसको हीट करना शुरू कर रहे हो। जैसे हीट करते हो एंथ्रासीन ऐसे निकलना शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाएगा, कॉटन प्लग लगाया हुआ है। फिर जैसे ही वेपर कंडेंस फॉर्म में ऐसे आपको वाइट वाइट सा वेपर दिखने लगे ना ऐसे ऊपर जाते हुए, बीकर को हटा दो, आई मीन ये जो बर्नर है वो यहाँ पे जाते जाते ठंडे होने लगेंगे, और ठंडे होते हैं तो वापस से जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगती है, यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। यप, दैट्स व्हाट यू वांटेड टू टेल, ठीक है, इतना बताना है। क्या बनाए ये वैसे, इतना बुरा नहीं है, खिचड़ी बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके, ये कैसे हो गया, ये अपने आप नहीं, वो पिछले क्वेश्चन का इरेज नहीं किया था। Which one of the following represents the correct order of electron releasing tendency of metal? कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है? एक सीरीज पढ़ी थी 10th क्लास में, याद है कि नहीं, बताओ, याद है कि नहीं? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। क्या बोलते थे उसको? रिएक्टिविटी सीरीज। और क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इस सीरीज की अगर मैं बात करूं, ये बताती क्या थी, सारे एलिमेंट्स रिएक्टिविटी टर्म्स में लिखे हुए थे, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो रही थी नीचे जाते हुए, मेटल रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो जितना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra. I like let her calling me silly. AG दिख रहा है कि नहीं? हाँ, silly girl, gold, ठीक है। इस तरीके से रिएक्टिविटी डिक्रीज मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब कौन कौन है? जिंक, कॉपर और है सिल्वर। ये है जिंक, राइट, फिर है मेरे पास कॉपर, फिर है मेरे पास सिल्वर। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो अब आप समझ गए क्या पूछा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, सबसे ज़्यादा जिंक, उसके बाद कॉपर, फिर एजी। एजी मैम आइला यहाँ पे भी आ गई? नहीं, वहाँ पे नहीं रखते हैं, यही बाहर स्क्रीन के, ठीक है, ठीक है, इस स्क्रीन के बाहर। तो आंसर आया, क्या आया?
ए यस, किसी ने कुछ और तो नहीं लिखा। कई बार ज़्यादा दिमाग निकालना ज़्यादा दिमाग लगाना हार्मफुल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, हम ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। कई लोग पता नहीं पूरा निकालने लगे, साइज़ इसका ये, इसका वो, इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको समझा दिया। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, 2021 का एक और क्वेश्चन आया। Which one of the following pairs of element is liquid at room temperature and at normal pressure? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कई बार क्वेश्चन आसान आते हैं, बट उनमें से वो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जज करने के लिए आपको कंफ्यूज ज़रूर करेगा, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है। देखो गैलियम एंड ब्रोमीन, गैलियम में आपको टिक क्यों नहीं करना, क्योंकि गैलियम एक्चुअल में सॉलिड होती है। रूम टेम्परेचर जनरली हम 25 डिग्री मानते हैं, बट गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 29 डिग्री। वो बस पाम पे रख के पिघल जाती है। और ऐसा क्यों होता है, हमारी जो बॉडी हीट है ना उसको एब्जॉर्ब करेगी, वो सफिशेंट हो जाएगी टू रीच टू दैट टेम्परेचर, तब मेल्ट करती है। तो गैलियम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ब्रोमीन ऑब्वियसली लिक्विड है, ऐसा लिक्विड है बहुत जल्दी आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मरकरी तो पता ही है लिक्विड में ही होती है रूम टेम्परेचर पे। ये भी है, ये भी है। आंसर हो गया क्लियर। सही आया, किसी ने ए तो नहीं मार्क किया था, गलत हो जाएगा। वही मैं बोल रही हूँ, लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, लॉजिक के टर्म में आगे बढ़ते हैं। और अब ये बताओ 1K लाइक के कितने पास है, या भूल गए कि मैम हम इतने इन्वॉल्व हो गए आपकी क्लास में, वो करना भूल गए हम। आपने याद दिलाया है, कर देते हैं लाइक, है ना। अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, राइट, ताकि बाकी लोगों को भी जो प्रिपेयर कर रहे हो उनको भी ये वीडियो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 1K लाइक, अरे 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, 1K तो मैंने कम किया, क्या करें। कई बार उस डायरेक्शन में तो सोचा ही नहीं, अब तो मुझे पता है हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of which of the following? अब बोल रहे मैम यहाँ पे कहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे मेरे सामने एक स्क्रीन लगी है जिसमें मैं पढ़ पा रही हूँ क्वेश्चन। देखो मूव भी कर पा रही हूँ देख के, मेरी पोजीशन कहाँ है, क्वेश्चन को तो कवर नहीं कर रही। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसको गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, सॉरी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया था गोल्ड फॉयल पे, जिससे उसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली और उसने बताया पूरा मास सेंटर में होता है एटम के, और बहुत छोटा होता है वो एटम का सेंटर जहाँ सारा मास रखा है, 10 to the power 5 times स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम, और उस पोर्शन को बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। तो देखो आंसर है क्लियर, सॉर्टेड। सॉर्टेड के नहीं सॉर्टेड? आई विश सो आप यही बोले मैम, सॉर्टेड हलवा, हलवे के नाम पे आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड? ट्राई बेसिक एसिड मतलब एसिड जिसकी बेसिसिटी हो 3, ठीक है। एसिड जिसकी बेसिसिटी हो 3 मतलब जो एक मॉलिक्यूल जिसका एक मॉलिक्यूल 3 H आयन को फ्री कर सके आसानी से, जिसमें 3 H आयन एक मॉलिक्यूल में आसानी से फ्री हो सके टू कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेस में भी, अगर आसान भाषा में बोलो तो, कि 3 बेस मॉलिक्यूल को 3 OH को 3 H चाहिए तो ये 3 H निकाल सकता है, ट्राई बेसिक है, 3 बेसिक मॉलिक्यूल उसको चाहिएंगे, ठीक है। अब HCl आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, एक ही H आयन निकलेगा तो ये तो नहीं है। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक H आयन निकलेगा तो ये भी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड देखो ज़रा H2SO4 2 H आयन निकाल सकता है तो ये भी नहीं है, तो आपको पता है कि आंसर यही बच गया। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये जो है बेसिकली 3 H आयन निकालेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इनको बोला जाता है ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ द नॉन मेटल। ऑक्सो मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, एसिड है तो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल का, नॉन मेटल के ऑक्सो एसिड। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं वो उस नॉन मेटल के ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है वैलेंसी के हिसाब से, और 5 बॉन्ड में से ऑक्सो एसिड में 2 फिक्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक OH, ठीक है।
अब बाकी के जो बच गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर बच गए तो उनको साथ में लिखना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यूज़ कर लिया मैंने, मेरे पास बच गए 2 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस भी यूज़ हो गया, मेरे 2 ऑक्सीजन भी यूज़ हो गए। कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन, है ना। तो जब बताया ऑक्सीजन अगर अब बचे हैं तो उसको H के साथ ही लिखोगे, ऑक्सीजन बचा है तो उसको H के साथ ही लिखोगे। ये स्ट्रक्चर आ गई। और OH वाला जो बॉन्ड है ये आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये कंपैरेटिवली वीक होता है, ये H आयन आसानी से निकलेगा। 3 H आयन निकल रहे हैं तो ट्राई बेसिक, ठीक है। ये प्लीज़ याद रख लेना, रिप्ले करके भी देख लेना कि ऑक्सो एसिड को फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड आए ये लिखना है। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फिक्स है, एक OH फिक्स है। जितने भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन गए पहले पेयर अप करो OH की फॉर्म में, ठीक है। बाद में कोई हाइड्रोजन बच भी गया तो उसको अकेला लिखोगे, फॉस्फोरस के साथ सीधा बॉन्ड बनाओगे। बॉन्ड कितने बनाने? 5, 1 2 3 4 5, डन। ये है, तो आंसर आ गया डी। आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। कई बच्चे ये तो नहीं सोच रहे मैम कितना कराओगे, आप लोगों के लिए ही करा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस आपको मिले, आपको तो ये सोचना चाहिए जितनी प्रैक्टिस मिल रही है उतना कम है ना। जितनी प्रैक्टिस मिल रही है उतना कम है। अगला क्वेश्चन है सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओर जो है मेटल के होते हैं और सिनेबार किसका ओर है? बेसिकली मर्करी का, HGS, इसको बोलते हैं सिनेबार। नाम कितना क्यूट है। कॉपर का और तो क्यूपराइट और होता है, पायराइट्स और भी होते हैं कॉपर के, जिंक के और कैलेमाइन होते हैं, सल्फाइड वाले होते हैं, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट। लैक्टोकैलेमाइन का नाम सुना है, उसमें भी वही होता है। मैंगनीज का और MnO2 होता है, पायरोलुसाइट, है ना। मर्करी का और है आंसर विच इज HGS विच इज सिनेबार। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 10 सेकेंड लगा इसको तो सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, NDA 2021 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयॉन्स इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F नेगेटिव। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताना है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास हो, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है फ्लोराइड आयन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, एक और ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन। अब पूछा है कौन सा नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां से शुरू करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 और ले लिए 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1 पॉजिटिव का मतलब उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, ठीक है। नियॉन का तो एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, एक ले लिया क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दिस इज द वन, दैट इज द आंसर। नॉट प्लीज देख लेना, कंफ्यूज मत होना, इट्स मोर ऑफ लाइक ऑड वन आउट ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑड वन आउट करके भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। ऑड वन आउट करके भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आया? डी फॉर क्या है? डी फॉर डॉग। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NDA वाले हो, आर्मी वाली लैंग्वेज यूज़ किया करो। A फॉर अल्फा ऐसे कुछ होता था ना, B फॉर बीटा ऐसे कुछ, तो वही वाली लैंग्वेज से बताओ। D फॉर पता है कि नहीं पता? मतलब मैं भी भूल गई। ओके, अगला क्वेश्चन NDA 2020 का है। न्यूट्रॉन वर्ड डिस्कवर्ड बाय, इसको ऐसे याद करना है, नाचो। नाचोस खाते कोई या फिर जस्ट नाचो। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, तो जेम्स चैडविक इज द वन, दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड मुश्किल से। गोला भर देना ढंग से, गोले भरने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओगे कितने क्वेश्चन पूरे हुए? कितने क्वेश्चन पूरे हुए अब तक? जल्दी से बताओ। और कितने गलत किए? सही किए वो तो बहुत अच्छी बात है, गलती पे ध्यान देना है। What is the total number of covalent bond in methanol? मीथेन का भाई है मीथेनॉल। मीथेन होता है ये CH4, एल्कीन है, हाइड्रोजन को हटाओ, OH लगाओ, वो बन जाता है अल्कोहल, मीथेनॉल, OH ऐड हो गया। इसकी स्ट्रक्चर लिखो, बॉन्ड आसानी से बना दोगे। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, एक OH आके उससे जुड़ गया। ये OH ऐसे लिखोगे क्यों? ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, 2 वैलेंसी है, हाइड्रोजन बनाता है 1 बॉन्ड, 1 वैलेंसी है। ये स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे नहीं कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, टोटल बॉन्ड को काउंट कर लो। करो जरा काउंट अप, 1 2 3 4
5। कितने बॉन्ड आए? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 आया तो 5 ही होगा, और क्या 6 थोड़ी ना होगा। ठीक है, गॉट इट? 6 आया आंसर, ठीक है, समझ में आया, बढ़िया है, यही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, आंसर आया 5। कोई गड़बड़ी, कोई मिस्टेक, कुछ और दिक्कत परेशानी नहीं ना? ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। चलो फिर, चक दे इंडिया, खत्म। चक दे इंडिया क्यों खत्म हो गया? मतलब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे उतना किए। अभी बायोलॉजी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं ना, तो ओवरवेलम भी नहीं करते हैं आपको। फिजिक्स हो गया कंप्लीट, केमिस्ट्री हो गया इस मैराथन काइंड ऑफ सीरीज का। अभी अमृतसर की बारी बाकी है मेरे बच्चा लोग, तो उनका वेट कर दो। वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, 3 टीचर आ रहे हैं एक साथ, समथिंग स्पेशल फॉर यू। शेयर नहीं किया तो करो। और एनडीए वाला सोचो, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उसको इमेजिन करना शुरू करो कि हाँ ये मुझे चाहिए, और उसी लैंग्वेज में बात करो। वही अपने आप चीज़ें ना, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, यूनिवर्स की सारी चीज़ें, पूरी कायनात आपको उससे मिला देगी। सब्सक्राइब कर लेना, नए हैं तो ज़रूरी है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे विद सम न्यू वीडियोस। सिर्फ एनडीए तक ही स्टिक नहीं करेंगे। आप सीबीएसई में हो, जेई की प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वन स्टॉप सोल्यूशन इज़ दिस चैनल वी मैथ, जो वी मैथ नहीं रहा, वी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब हो गया है। तो वेट करो अमृतसर का, अभी अमृतसर आएंगे, बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट करो। मैं मिलती हूँ अगली बार। अनुभव मैम इज साइनिंग इट ऑफ फॉर टुडे। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। Hey guys, hope all of you are doing great and guess what? हम लोग एनडीए का सेशंस लेके आए हैं। आपका एग्जाम 10 तारीख को हमें पता है, बट बेटा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, एक बार इसको कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सेम उठ के आ जाते हैं दोबारा पेपरों में भी। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इसको मेरे साथ रहना, आई गेस 30 मिनट्स में मैं पूरे आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थोड़े से कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन भी आए पेपर में तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो गाइस, हमारा पूरा साइंस का ये सेशन हो रहा है। अनुभव मैम ने केमिस्ट्री पढ़ाई होगी, सूरी सर ने फिजिक्स पढ़ाई होगी, और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये मैं हूं आपका मास्टर टीचर, मेरा नाम है अमृत राज। एंड गाइस, बायो मैं आपको इतनी इजी बना दूंगा, इतनी इजी बना दूंगा कि हमने सोची भी ना होगी। ठीक है, आई प्रॉमिस यू दैट कि बायो जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत ही बेसिक लेवल की बायो आती है एनडीए में। उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बस मैथ्स वाले होते हैं, तो मैं उनको कहता हूं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो और मेरे सेशंस अटेंड कर लो। मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं और अंडरस्टैंडिंग में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो? प्रॉमिस करता हूं। मैथ्स वाले बच्चों को लगता है सर बायो बहुत ही मुश्किल है, रट्टा मारना पड़ता है, बड़े बड़े नाम होते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा। मैं जब बताऊंगा ना, उसको बस बेसिक चीजें कर लेना एंड यू वुड बी गुड। परफेक्ट, स्टार्ट करें दोस्तों, चलो। यस, और स्टार्ट करने से पहले हमारे प्यारे से चैनल वी मैथ को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होगा, दोबारा भी आप लोग एग्जाम देने वाले होंगे, तो ठीक है, तो डोंट मिस आउट ऑन दिस। एग्जाम देते रहना चाहिए, सब्सक्राइब कर लो इसको, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सब में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी अमृत_RJ। आप मुझे यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे बहुत ज्यादा मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ। अब बच्चे, मेरे ना एनडीए से ना मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यार है, क्योंकि जब मैं क्लास 12th पे था मैंने भी एनडीए का एग्जाम दिया था। कॉलेज में मैंने एफकैट दिया था, ठीक है, पायलट बनने के लिए एयरफोर्स में, और मैंने एसएसबी करी हुई है। ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। अगर जितने बच्चे सीरियस है एनडीए को लेके उनको पता होगा एसएसबी क्या होता है ना, और कॉन्फ्रेंस आउट क्या होता है। मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, एफकैट मैंने क्लियर करा हुआ है, सीडीएसई मैंने क्लियर करा हुआ है, एनडीए मैंने क्लियर करा हुआ है। समझ रहे हो? तो यार आई लव, मुझे ऑफिसर्स बहुत ज्यादा पसंद है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट, बट आई विल मेक श्योर कि आप जरूर क्लियर करोगे। ठीक है, इसी बात पे आगे चलते हुए क्वेश्चन करेंगे। बेटा देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करना, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक सोचना कि आपको आता है कि नहीं आता है, फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, करेंगे सब? वेरी गुड। ड्यूरिंग एम्ब्रियो जर्मिनेशन, द एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू द शूट, है ना, एक सीड होता है ना, सीड में से प्लांट निकलता है। ठीक है बेटा, उस सीड के ना 2 पार्ट होते हैं, उसमें से कौन सा शूट बनता है, कौन सा रूट, मतलब समझ रहे हो? ये मान लो ये मेरा सीड है, ठीक है बेटा, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है। इस पार्ट से हमारा शूट,
शूट मतलब प्लांट के ऊपर वाला पार्ट बनता है और इस पार्ट से रूट बनता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, है ना, जो शूट में डेवलप होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं बताओ, कोई बताएगा? यस, इसको कहते हैं हम प्लूम्यूल। और जिस पार्ट से रूट बनता है इसको कहते हैं हम रेडिकल। समझ रहे हो? कोटाइलडन क्या होता है? ये होता है कोटाइलडन। ये आपने मटर देखा है? मटर के जो साइड में जो बम्स होते हैं उसको कोटाइल कहते हैं। समझ रहे बेटा? कोटाइलडन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं एपीकोटाइल। कोटाइलडन के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। समझ रहे हो? परफेक्ट। अब ये जब देखो, अब जब ये शूट बनने लगे ना बेटा यहां पे, फिर यहां से रूट बनने लगेगा, तो ये कोटाइलडन के ऊपर वाला ये एपीकोटाइल, कोटाइलडन के नीचे वाला हाइपोकोटाइल। समझे? चलो आगे चलते हैं जिंदगी में, है ना। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ गया सीड का स्ट्रक्चर। सीड मतलब एक आपने चना देखा होगा, चना या मटर, है ना, मटर ऐसी होती है। ये इससे बेटा शूट बनता है, इससे रूट बनता है। समझ गए? रूट वाले पार्ट को रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, पी से प्लूम्यूल और एस से स्टेम। प्लूम्यूल विल बिकम द शूट। गुड। नेक्स्ट वन, द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल फॉर वेजिटेरियंस इज ब्लैक ग्राम एंड व्हीट, राइस एंड मस्टर्ड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सोया बीन एंड मिल्क। ये बहुत ही बेसिक है बेटा, ठीक है। चलो करके बताओ मुझे, जल्दी बताओ। यस, कर लिया? बहुत ही इजी है। बायो के क्वेश्चन बेटा फट 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 होते हैं, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो ध्यान से देखो बेटा, खाने में ना 4 चीजें होती है, आपने सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये 4 चीजें आपके खाने में होती हैं। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 4 चीजें आपके खाने में होती हैं, है ना बेटा। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं? ये होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जो एनर्जी देते हैं। जैसे कि राइस हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। चावल, है ना बेटा, चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? प्रोटीन किसमें? दाल, मीट, मिल्क, इन सब में प्रोटीन होता है जिससे आपकी बॉडी बनती है। ठीक है बच्चे। फैट, ऑयल वगैरह, है ना, आलमंड, खजूर, ये खजूर कह रहा हूं मैं, क्या कहते हैं यार, आलमंड में बादाम, काजू, किशमिश, इन सब में होता है। ठीक है, किशमिश में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो मीठी चीजें होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ रहे हो? ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह। अब विटामिन एंड मिनरल बेटा बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, और ये हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समझ रहे हो? फ्रूट्स, ये विटामिन एंड मिनरल क्या है? मिनरल क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना। बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, बस इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो? इजी है, समझ आई चीजें। आपको पता होना चाहिए कि क्या खा के आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ब्रेड खा के कार्बोहाइड्रेट मिलती है, समझ रहे हो? ग्लूकोज खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? चावल, है ना बेटा। फिर प्रोटीन किससे मिलता है? प्रोटीन हमें मिलता है दाल, दूध, मीट। इससे कहते हैं आपकी मसल्स बनती हैं। समझ रहे बच्चे? तभी जो भी लोग जिम जाते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। सुना आपने? क्यों? ये इसलिए। विटामिन एंड मिनरल्स, इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से, आपको डिसीज होने से रोकते हैं। समझे? वेरी गुड, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं जिंदगी में। ये मैंने आपको समझा दिया, देख लेना टेबल। As per code of nomenclature, which one of the following is the correct way of writing biological name? बेटा देखो, बायोलॉजिकल नेम होते हैं, है ना। जैसे कि आम को कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। बच्चे ऐसा क्यों कहते हो सर? क्योंकि बेटा देखो, मान लो मैं चाइना गया, चाइना में मुझे आम खाना है मैंने बोला चाइना वाले अंकल को, अंकल आम दे दो। उनको समझ नहीं आएगा ना बेटा आम क्या है। जोक्स अपार्ट, मतलब चाइना में जाके आम वाले अंकल को मैग्नीफेरा इंडिका बोलेगा, उनको तब भी नहीं समझ आएगा। मेनली साइंटिस्ट के लिए बनाया गया ताकि नाम सेम रहे दूसरे लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अरे यार स्पेलिंग गलत होगी, क्या कहते हैं बेटा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा। तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स लगा दिया कि भैया नाम ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहला वर्ड कैपिटल होता है, फिर सारे रनिंग में होता है, उसी तरह से। ठीक है, अमृत राज ऐसे, नहीं बेटा उसी तरह। तो क्या होगा? अमीबा, प्रोटियस, देखो इसमें आपको देखना है कि क्या कैपिटल में है ना, ऐसे ये आपको देखना है। बताओ बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं जीनस, जीनस का नाम लिखते हैं, और फिर लिखते हैं हम स्पीशीज का। जैसे कि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम करते हैं ना, अपना नाम और पापा का नाम, उसी तरह पहले हम जीनस लिखते हैं, फिर स्पीशीज लिखते हैं, है ना। जीनस और स्पीशीज क्या होता है सर? बेटा आपने ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा अपनी क्लास 9th पे। सबसे ऊपर होता है किंगडम, किंगडम के अंदर होता है फाइलम, फाइलम के अंदर होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस स्पीशीज सबसे नीचे होता है, समझ रहे हो? तो जीनस इज लाइक कौन सी मतलब बड़ा खानदान, खानदान कौन सा है तुम्हारा, उसके बाद खानदान में कौन से नाम क्या है तुम्हारा, समझ रहे हो? जैसे कि मैं राज खानदान में अमृत हूं तो मेरा राज जीनस है, स्पीशीज मैं हूं अमृत समझे, ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा, मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, समझ रहे हो? तो बेटा हमेशा जीनस जो होता है वो कैपिटल में स्टार्ट होता है, बाकी हम रनिंग लेटर में लिख सकते हो, और जो स्पीशीज होता है वो स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करते हो। ये रूल है कि जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर अपर केस में स्टार्ट होता है, फिर स्मॉल केसेस में, फिर जो स्पीशीज है वो स्मॉल में होता है। तो क्या है, देखो बेटा दोनों अपर में, ये तो नहीं है, एक अपर एक स्मॉल, ये हो सकता है, ये दोनों स्मॉल है, नहीं, दोनों अपर और अंडरलाइन में, तो आंसर इज ऑप्शन बी। समझ रहे हो? यस, परफेक्ट। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ममेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है? सेल आपने पढ़ा होगा, सेल में न्यूक्लियस होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में वैक्यूल होता है ना, गोल्गी बॉडी होती है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं भैया ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, बताओ कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं, ये तो पावर हाउस है। राइबोसोम? नहीं, ये तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। लाइसोसोम? हाँ भैया, लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इसको कहते हैं बेटा सुसाइड बैग भी कहते हैं, इसको कहते हैं सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो कोई सेल खराब हो गया, सेल का कोई ऑर्गेनल खराब हो गया, तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, समझ लो। या फिर मान लो सेल बूढ़ा हो गया तो ये अंदर ही फट जाता है और पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देता है, समझो, ताकि उसका रॉ मटेरियल दूसरे सेल्स यूज कर सके। न्यूक्लियस मैंने आपको बताई है हेडक्वार्टर कहलाता है, समझो, वेरी गुड। आगे चलते हैं। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एज थायरॉक्सिन व्हिच? बेटा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लैंड्स हैं, है ना। थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरी है। तो हर ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है बेटा। हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर। इसकी जरूरत क्या होती है? ये हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन तो करता ही है, दूसरा सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी में, केमिकल्स वाला सिस्टम, है ना। मुन्ना भाई देखिए केमिकल लोचा हो गया है तुम्हारे दिमाग में, समझ लो। मुन्ना भाई कहते हैं ना केमिकल लोचा, मुन्ना भाई 2 में केमिकल लोचा। तो बेटा केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में, इसलिए आपको अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी रहना जरूरी होता है, क्योंकि अगर केमिकल लोचा एक बार हो गया उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। एक थायराइड ग्लैंड है हमारा जो कि हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, कंट्रोल ओव्यूलेशन, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और मेंटेन प्रेगनेंसी। इसका काम क्या होता है बताओ? कम ऑन। यस बेटा, इसका काम होता है कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बच्चे कहते हैं इसका मतलब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन कैसे यूज होगा, आपकी बॉडी में फैट कैसे, कितनी जल्दी यूज होगा, उस पर डिपेंड, मतलब वो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। समझ लो कि आपके न्यूट्रिएंट्स कितनी जल्दी यूज हो रहे हैं या आपके अंदर केमिकल रिएक्शन कितनी तेज चल रहे हैं वो। बेटा अब इसमें आपको क्या समझ आया कि जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, देखो वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है बेटा। देखो टोटल आई गेस 8-9 ग्लैंड है, ठीक है। उनमें से भी इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा पिट्यूटरी, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी और एड्रेनलिन ग्लैंड। ये पढ़ लेना जरूर, ठीक है। पिट्यूटरी कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। एड्रेनल ग्लैंड, इसको ये एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है जो कि हमें फाइट या फ्लाइट में हेल्प करता है। जब झगड़ा हो जाता है तो या तो आप लड़ोगे या तो भाग जाओगे, है ना। तो उस टाइम आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। आपने देखा है जब लड़ाई होती है एकदम से एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, क्यों होता है? वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर। आपको क्यों लगता है मर्द लाइक मेन की तरह क्यों होता है? फेशियल हेयर, मोर मसल्स, क्यों होता है? क्योंकि मेन में एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, उनकी हिप्स बड़ी होती हैं, ठीक है। उनका जो क्या कहते हैं वॉइस है वो उसकी पिच हाई होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनकी वजह से। समझे बच्चे? तो ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी प्रोड्यूस करता है। फिर एक और ग्लैंड होता है बेटा पैनक्रियाज। कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रियाज, जो कि यहां पे स्टमक में होता है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है,
ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाता है। समझ लो, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, वीडियो को धीरे धीरे करके देख के इनका नोट बना लेना प्लीज, है ना बच्चे। आएगा पेपर में, बता रहा हूं, इस बार थायराइड आ गया था, अगली बार कोई और हार्मोन आएगा, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो बता दी सारे। नेक्स्ट वन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मे बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब इस समय क्या समझ आया, कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ये पढ़ लेना। एक टेबल होता है बेटा, ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई, ठीक है, के तक होता है, तो ये टेबल पढ़ लेना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 B2 B3 आता है, तो वो देख लेना, ठीक है। अब बताओ विटामिन सी की वजह से क्या होता है बेटा, यस पता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, गम्स ब्लीड करने लगते हैं। विटामिन रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें आपके जो पैर ना वो डी शेप में हो जाते हैं, समझ लो, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये देख लेना बेटा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, गूगल करके बताओ। जो नहीं आता गूगल कर लिया करो, क्या करना है, गूगल में डाल के कर लेना है। बता देता हूं, विटामिन ए की वजह से बेटा नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में दिखाई नहीं देता। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताते जा रहा हूं, ये नहीं कि बस सुन के छोड़ दिया, उसको लिख लो, क्योंकि जब लिखोगे तो एग्जाम से पहले आप रिवाइज करोगे। बेटा मैं बता रहा हूं, एग्जाम से पहले जो मेरा ये सेशन है ना 25-30 मिनट का, ये देख लो, मैं गारंटी कहता हूं कम से कम 3-4 सवाल आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलो आगे, which of the following cell organelle may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसकी बॉडी में जो एक्सेस पानी या मिनरल हो जाएंगे वो कैसे निकलेंगे बताओ, लाइसोसोम से, वैक्यूल से, गोल्गी बॉडी से, रेटिकुलम से, बताओ बेटा। इसमें होगा आंसर इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं बेटा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब क्या होता है, जैसे कि अमीबा है, हमारी बॉडी में एक्सेस पानी कैसे निकालते हैं, हम किडनी से निकालते हैं। अब अमीबा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास तो किडनी नहीं है, और ये तो बहुत ही सिंपल एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है ना। तो इसके अंदर बेटा जो सेल ऑर्गेनल होता है वैक्यूल, ये पानी जमा करता है और इसको निकाल देता है, समझो, किडनी वाला काम करता है। ऐसे वैक्यूल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि वो कंट्रैक्ट करता है और पानी को निकाल देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एज जीनोटाइप, सिप पेयर्स, अलील और आइसोमर। बताओ पहली बात तो जीन क्या होता है बेटा, मान लो ये बहुत बड़ा डीएनए है, डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं। बच्चे कहेंगे सर डीएनए क्या होता है, मैं यही नहीं समझ आ रहा, मैं बताता हूं बेटा। जैसे कि ये मैं हूं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनानी है आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए मैप। एक बिल्डिंग बनानी है आपको क्या चाहिए रहेगा जिंदगी में, मैप चाहिए, ठीक है। ये मैं हूं, आपको मुझे बनाना है तो आपको क्या चाहिए, मेरा डीएनए चाहिए, समझ रहे हो, डीएनए इज लाइक माई मैप। अगर मेरे को मान लो कोई बच्चा है राजू, मेरे को राजू बनाना है तो मुझे राजू का डीएनए चाहिए रहेगा, समझे मेरी बात को। चलो हर्ष सर बनाने मेरे को, तो मुझे हर्ष सर का डीएनए चाहिए रहेगा, समझे बात। चलो अब बेटा एक बिल्डिंग में क्या होता है, बेडरूम होता है ना, डाइनिंग रूम होता है, बाथरूम होता है ना, लिविंग रूम होता है। अब इन सब के भी छोटे छोटे मैप्स होंगे कि नहीं, एक बड़े मैप में छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे कि भैया बाथरूम कैसा होगा उसका मैप, मास्टर बेडरूम कैसा होगा उसका मैप, गेस्ट बेडरूम, लिविंग रूम कैसा होगा उसका मैप, समझे। उसी तरह अब जैसे कि मेरे को ये हर्ष सर बनाना है, तो हर्ष सर का आईज कैसी होंगी उसका मैप, आईज सर की हाइट क्या होगी उसका मैप, हर्ष सर की क्या कहते हैं ईयर कैसे होंगे उसका मैप, समझ रहे हो। तो एक डीएनए के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको कहते हैं हम जीन, क्या कहते हैं हम इसको, जीन, समझे। तो एक पूरे मैप का पार्ट, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन। अब जीन्स के बेटा देखो जैसे कि हाइट है, हाइट के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, टॉल और शॉर्ट। तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ जीन है, इसको कहते हैं बेटा अलील, इसको क्या कहते हैं अलील। अलील क्या होता है बेटा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अ सेम जीन, मतलब एक जीन के कितने फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं उसको अलील कहते हैं, समझे। मजेदार है ना, मजा आया, परफेक्ट। आगे जाओ, जितने बच्चे बेटा बायो ले रखी है क्लास 11th और 12th में, इसी चैनल पे मैं बायो पढ़ाता हूं, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाता हूं, तो ज्वाइन करना मेरी क्लासेस, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा। नेक्स्ट वन, गर्थ ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स इन, गर्थ मतलब डायामीटर ऑफ अ स्टेम, जो स्टेम का डायमीटर है वो बढ़ता है किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टम ओनली, लेटरल मेरिस्टम ओनली, एपिकल एंड इंटरकैलर मेरिस्टम,
एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम। पहली बात तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता क्या है बेटा, देखो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर नर्वस टिश्यू है, मसल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस, मसल, एपिथेलियल, और कौन सा होता है तीसरा चौथा, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देखो कितना भूल रहा हूं मैं, है ना। तो कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, 4 टिश्यू होते हैं ह्यूमन में, है ना बेटा। उसी तरह प्लांट में क्या होता है बेटा, एपिकल टिश्यू होती है ना, और सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टिश्यू फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहां पाई जाती है, ग्रोइंग रीजन्स में पाई जाती है। जैसे कि मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये मेरा प्लांट है ना बेटा। इसमें 3 तरह की मेरिस्टम होती है। एक होती है एपिकल मेरिस्टम जो कि एपेक्स पे पाई जाती है, एपेक्स मतलब टॉप पे और बॉटम पे, जो कि प्लांट की लेंथ बढ़ाती है। दूसरी होती है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि बीच में पाई जाती है, जो कि बीच में से मेरा यहां का हिस्सा लंबा करेगी, समझ रहे हो, मेरा चेस्ट को इस जगह पे मेरी लेंथ इंक्रीज करेगी। तीसरी होती है बेटा लेटरल मेरिस्टम जो कि डायामीटर मेरे को मोटा बनाएगी, समझ रहे हो, मतलब प्लांट के स्टेम को मोटा बनाती है। तो ये 3 तरह की मेरिस्टम होती है, एपिकल जो टॉप पे एपेक्स पे है, इंटरकैलरी जो बीच बीच में होती है, और लेटरल जो कि डायमीटर को बढ़ाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, लेटरल मेरिस्टम ओनली, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस यूज्ड टू बी रिस्पांसिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिसीज स्मॉल पॉक्स। कौन सा स्मॉल पॉक्स कॉज करता था, ये थोड़ा सा रट्टू वाला है बट करो, एडेनो वायरस, वैरियोला वायरस, आइची वायरस या कॉक्सैक्सी वायरस, थोड़ा सा रट्टू है। यस बेटा, आंसर है इसका वैरियोला वायरस। वैरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता था जो कि अभी इरेडिकेट हो चुका है, दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, तो अभी ये होता नहीं, इरेडिकेट कर दिया हमने इसको। एडिनो वायरस क्या डिसीज करता है बेटा, कोल्ड, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस जो आंखों में होता है ना, ये एडिनो वायरस की वजह से होता है। आइची वायरस क्या करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इंटेस्टाइन में इंटरनल स्वेलिंग कर देता है ये वाला वायरस। कौन सा, आइची वायरस। कॉक्सैक्सी वायरस हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज करता है, जिसमें छाले पड़ जाते हैं मुंह में, है ना, माउथ यहां पे और हाथों पे और पैरों पे, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये पूछा हुआ है, क्या पता ये लोग अगली बार ये पूछ लो, तो इसलिए मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, समझे। चलो, Which one of the organism has vascular tissue? अब वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, वैस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें कुछ फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि ह्यूमन में आर्टरीज और वेन्स में से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो इसको हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स में जाइलम आपने सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम, जालिमा कोका कोला पिला। जाइलम बेटा इन प्लांट्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। प्लांट में बेटा 2 टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है प्लांट में पानी की मूवमेंट करता है, फ्लोएम जो है प्लांट में खाने की मूवमेंट करता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, किसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, क्योंकि देखो ये सारे प्लांट है, बताओ इसका जवाब क्या होगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट फिर भी कर सकते हो अगर आपने 11th में बायो ली है तो, ठीक है बेटा। देखो ये है एल्गा, क्लैडोफोरा है, एल्गा में तो नहीं होता। पेनिसिलिन है, फंगाई, इसमें भी नहीं होगा, है ना बेटा। मार्सिलिया ये है, ये टेरिडोफाइटा, तो इसमें होगा। एनाबीना बैक्टीरिया है, इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी, समझे बेटा। तो इसके लिए आपको प्लांट किंगडम थोड़ा पता होना चाहिए। जितने बच्चे क्लास 11th में हैं, मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा प्लांट किंगडम का वीडियो बना रखा है, आप बस डालो अमृतसर प्लांट किंगडम, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ये तो टुच्चा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलेरा इज करेक्ट, क्या कॉलेरा के प्रति सही है। Cholera is a disease that causes loss of memory. Cholera is a disease of muscle due to consumption of alcohol. Cholera is a disease due to consumption of contaminated food and water. Cholera is a genetic disease. बेटा देखो, कभी भी डिसीज के बारे में सुनते हो ना, तो उसको रिलेट करा करो लाइफ, जिंदगी में, कि जिसको कॉलेरा हुआ है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स हुए थे। इसको मलेरिया हुआ था, आपने सुना होगा कि पास वाले अंकल को मलेरिया हो गया, तो उनको क्या हुआ था। तो ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। कॉलेरा से डिसीज, नो, मेमोरी लॉस नहीं होता। डिसीज ऑफ मसल ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ऐसा भी नहीं होता। यस, कॉलेरा जो है बेटा कंटामिनेटेड फूड और वाटर पीने से होता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है। इट इज जेनेटिक डिसीज, आंसर इज ऑप्शन सी। Which one of the following statement regarding electrocardiogram is correct? लास्ट क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम सोचते हैं ECG भी कहते हैं, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्निया, मतलब आई की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है। ग्राफिकल एक्टिविटी ऑफ किडनी के लिए है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन में क्या चल रहा है इसके लिए है। या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ECG हम क्यों कराते हैं, किस ऑर्गन की फंक्शन को चेक करने के लिए कराते हैं बताओ? आई, कॉर्निया, किडनी, ब्रेन या हार्ट, बताओ। ECG बेटा देखो कार्डियो आ रखा है, कार्डियो का मतलब क्या होता है? दिल। अब फिर आप जिम में गए हम तो कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो मतलब वो अपने दिल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिल को पंप करा रहे हैं, समझ रहे बेटा? कि आधे बच्चों को तो पता नहीं होगा कार्डियो क्या होता है। लोग कहते हैं जिम में मैं कार्डियो कर रहा हूँ, कार्डियो मतलब आप दिल की एक्सरसाइज करो, दिल को अपने स्ट्रांग बना रहे हो, समझ रहे हो? मजेदार है ना? ये बेटा आंसर इज हार्ट। परफेक्ट बेटा, ये आपने देखा होगा ना मूवी में, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, फिर ऐसे टू हो जाता है तो कहते हैं भैया ये तो मर गया, मतलब उसका दिल रुक चुका है। वरना ये है ना PQRST कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आप क्लास 11th में मेरी सेशन देखोगे तो, ठीक है? परफेक्ट। तो गाइस, एक और सवाल बचा है। Which one of the following statement regarding penicillin is correct? Penicillin resistant bacteria can store antibiotic in vacuole. Penicillin resistant bacteria can degrade this antibiotic by an enzyme called beta lactamase. Penicillin resistant bacteria can degrade this antibiotic by an enzyme called lactic acid dehydrogenase. Penicillin is not absorbed by bacteria, so most bacteria are resistant. बताओ पेनिसिलिन क्या बेटा? ये एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन रेसिस्टेंट होते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं बताओ? वो बैक्टीरिया को अपने स्टोर कर सकते हैं, या कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम बीटा लैक्टामेज, या फिर जो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टामेज बनाते हैं जो कि पेनिसिलिन को ही तोड़ देता है। या फिर पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, लैक्टिक एसिड से उसको मार देते हैं, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज से मार देते हैं। या फिर पेनिसिलिन इज नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय द बैक्टीरिया, सो मोस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। देखो ये तो हो नहीं सकता, ना ही ये हो सकता है, तो इन दोनों में से ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा रट्टा वाला है, बट आंसर इज बीटा लैक्टामेज। जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है बेटा, वो एक केमिकल बनाते हैं जो कि वो उनको पेनिसिलिन से बचाता है, समझे? ये एग्जांपल, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना थोड़ा सा। परफेक्ट गाइस, जल्दी से तालियां बजाओ अपने लिए और मेरे लिए भी। क्विकली मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है ना? थोड़ा सा हैवी हो गया होगा, मैं कह रहा हूं बेटा इस वीडियो को ना दोबारा देखना स्लो करके, है ना? और जो भी मैंने नोट्स बताए उसको लिख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लो बेटा, बहुत ही मैं बता रहा हूं 15-15 मिनट का काम है ये। सेल ऑर्गेनल और उनके फंक्शन, ठीक है, ग्लैंड्स और उनके फंक्शन, डेफिशिएंसी डिसीजेस कर लो, ठीक है? ये 3-4 टॉपिक कर लो, बस जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी आपकी, आप मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है? तो ऑन दिस नोट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है? जो बच्चे PCMB पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब पढ़ाते हैं हम, अमेजिंग टीचर है। और बायो तो आपने देख ही लिया है बेटा, इतनी इजी कर लूंगा, इतनी इजी कर दूंगा आपकी बायो, आपने कभी सोची भी ना होगी, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिमाग में बायो जाके बैठ जाएगी, ठीक है? तो गाइज, माई नेम इज अमृत राज, आई टीच ऑन V Maths, है ना? यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज Amrit_RJ। लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट। आपका 10 तारीख को पेपर है ना बेटा? ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? पेपर कैसा भी हो हम लोग आपके साथ हैं, आंखें बंद करना, बस इमेजिन करना मैं आपके बगल में खड़ा हूं और एवरीथिंग विल बी गुड। और बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपकी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर रहेगा। बेटा ये बस 1-2 साल की बात नहीं है, आप मेरे साथ जब कॉलेज में जाओगे तब भी आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, अगर आप NDA क्लियर हो गए तब भी आप मेरे से कनेक्टेड रहना, ठीक है? एंड वी विल मेक अ गुड कम्युनिटी। कीप स्माइलिंग एंड आई एम गोना बी देयर विद यू ऑलवेज एंड एवर, फॉरएवर। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।